नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश भर में साइबर ठग लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और अब सरकार के ताजा आंकड़े इस खतरे की गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। जी हां, पिछले 4.5 साल में साइबर ठगों ने जमकर करोड़ों रुपए लूटे। अप्रैल 2021 से सितंबर 2025 के बीच 3,588 करोड़ की ठगी हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार सिर्फ 239 करोड़ रुपए की रिकवर कर पाई, यानी कुल रकम का 6.7%। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आंकड़े लोकसभा में पेश किए और साफ कहा कि लोगों में साइबर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। देश भर में साइबर ठगी के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में पूरे देश में 5,83,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े देखकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या डिजिटल इंडिया साइबर ठगी के सामने कमजोर पड़ रहा है? क्यों बैंक और पेमेंट्स ऐप सुरक्षा के मामले में फेल हो रहे हैं? क्या देश को एक मजबूत साइबर पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, एक तंत्र की आवश्यकता है? लगभग 6 लाख शिकायतें। क्या सरकार और कंपनियां साइबर ठगों के सामने एक तरह से बेबस है? और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं उनका क्या? ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। साइबर ठगी से जागरूक करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो ठोस हैं या नाकाफी हैं? सारे सवाल जो हैं वो आज की चर्चा में हम उठाएंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, पैनल में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ नपीनाई NS साहब जुड़े हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। नपीनाई सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ संजय सहाय हैं, पूर्व ADGP कर्नाटक से। थैंक यू सो मच संजय जी अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जी विमल कुमार हैं, जाने माने साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले संजय सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही जी जी। ये आंकड़े सबसे बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं वो यही है कि हम हर तरीके से अपग्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन शायद इन साइबर ठगों को रोक पाने में हमारा अपग्रेडेशन काम नहीं आ रहा है। योर फर्स्ट कमेंट सर। अब मेरे हिसाब से एक साइबर ठगी को रोकने के लिए ना हमारे पास पॉलिसी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी है। तो हमने कुछ कुछ धीरे धीरे करने का कोशिश किया है, लेकिन जिस तरीके से साइबर ठगी बढ़ रही है एंड द लेवल ऑफ द कॉम्पिटेंस एंड द एक्सपर्टीज, वो अगर देखा जाए तो हमारे से बहुत आगे हैं। और दूसरा है कि वो जहां से ये करते हैं तो हमारा एक पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन होता है और उनका जो है पूरा स्केल इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे है। नौ 2-3 चीजों से मैं शुरू करना चाहता हूं कि 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नेशनल लेवल का है, वहां पे जो कंप्लेंट जाता है वो कंप्लेंट वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस को जाती है। उसके आगे उनका क्या होता है वो किसी को पता नहीं है। जो 7% रिकवरी आप बता रहे हैं, अगर पूरे को लिया जाए तो शायद उतना भी है नहीं है, मुझे नहीं पता है। 2001 में हमने कर्नाटका में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया था, जो कि इंडिया का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन था। और फर्स्ट कन्विक्शन हमको, अगर सही मुझे याद है, तो 2014-15 में मिला था। तो 12-13 साल के बाद हमें पहला कन्विक्शन मिला। अभी भी साइबर रिलेटेड केसेस में जो हमें कन्विक्शन मिलता है वो ज्यादातर IPC रिलेटेड, BNS रिलेटेड सेक्शंस में मिलता है। 2 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि आज 24 लाख म्यूल अकाउंट्स हैं। 24 लाख म्यूल अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं इन अ बैंकिंग सिस्टम विच इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड, विच इज कंप्लीटली मॉनिटर्ड, एंड इट इज प्राइमरीली हेल्ड बाय ह्यूज बैंक्स हु हैव ऑल द कैपेबिलिटी। तो ये म्यूल अकाउंट्स बनना एक अपने आप में ही अजूबा है, वो भी 24 लाख, 1-2 नहीं। और उसके बाद जो है, जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो जैसे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बैंकिंग प्रणाली है ही नहीं। ये पॉइंट नंबर 2, जो हमारे सिम कार्ड्स हैं, सिम कार्ड्स आज भी जिस तरीके से वो आ रहे हैं, हर एक केस में मिल जाता है, कहीं 2,000-4,000 आपको जो सिम कार्ड्स ऐसे मिलते हैं विच शुड नॉट हैव बीन देयर। तो जो बाकी कुछ हो रहा है उसके अलावा हमारा कंप्लीट lack of control on the banking industry and the telecom industry is what I will start with. बिल्कुल, और ये अपने आप में वैलिड रिमार्क्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब स्ट्रेट आपने, मतलब कोई लाग लपेट नहीं रखा है। आपने बताया कि किस तरह से हमारा जो पूरा इंफ्रा है, जो जिस तरह से हमारा तंत्र है वो विफल हो रहा है।
नपीनाई मैम, हमें जरा बताइए कि इस तरह के जो मामले हैं, मतलब जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, और इन सब के बीच में सवाल उठता है कि फिर आम लोगों के पास या जो लोग भी पीड़ित हैं, फिर उनके पास क्या वो लीगल कह सकते डिवाइसेस हैं, लीगल उनके पास टूल्स हैं जिसके जरिए वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूर, दो चीज है। अभी हम लोग जब ऐसे वाला स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज जो है, जो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स बोल रहे हैं, उसमें तो सहाय जी ने थोड़ा कुछ तो जानकारी दे चुके हैं। उसमें दो चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। जब रेगुलेटर है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर है और आरबीआई है फिनेंस रेगुलेटर, दोनों का जरूरत बहुत बड़ा है, इसमें रोल बहुत बड़ा है। दोनों को और एफर्ट्स लेना जरूरी है प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। यूं समझ लीजिए, आपको हर स्कैम का पहले कांटेक्ट आपके मोबाइल फोन से अभी हो रहे, चैट ऐप के प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट नॉर्मल कॉल से, जैसे भी हो, मगर कॉल से ही हो रहा है। तो इसलिए पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री का रोल बड़ा बनता है। उसके बाद ऑफ कोर्स आरबीआई का, क्योंकि हर पैसा जो बाहर जा रहे हैं वो बैंकिंग चैनल से जा रहे हैं। तीसरे लेवल जो आते हैं वो तो प्रोसिक्यूशन का होते हैं। वो उसी लेवल पे आपको तो डिसाइड करना है आपको कानून की मदद लेना है या नहीं। उसी में ज्यादातर लोग पहले इसके वजह से कानून की मदद नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलती किया, मतलब विक्टिम को लगता है उन्होंने गलती की और उनको शर्म लगता है। ये दोनों चीज को हटाना बहुत जरूरी है। विक्टिम्स को समझना चाहिए उन्होंने कुछ गलती नहीं किया। जैसे लाखों करोड़ों ने गलती से कुछ स्कैम पे फंस गए, वैसे ये भी फंस गए। तो उनको आगे आना बहुत जरूरी है। जब तक वो कानून का मदद नहीं लेंगे, फिर कानून उनके लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए कानून का मदद लेना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बोला सर, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि ये जो नंबर्स आपको पता चल रहा है, ये तो सिर्फ जो कंप्लेंट छापा है उसके बारे में। बहुत सारे लोग तो कंप्लेंट नहीं डालते हैं, जिसके वजह से हमको स्टैटिस्टिक्स भी क्लियरली नहीं मिलता कितना स्कैम्स एक्चुअली हो रहे हैं। और स्कैम्स तो बहुत ही आसानी पैसा कमाने का तरीका बन गया। हम सबको इकट्ठा होकर इसको फाइट करना बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति जब एक कदम उठाते हैं, एक तो हमको अपने आप को संभाल कर रखने के लिए, और दूसरा बाकी लोगों को भी संभाल कर रखने के लिए। इसीलिए मेरे नॉन प्रॉफिट को भी मैंने साइबर साथी नाम दिए थे। हम सबको एक दूसरे का साथी बनना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जब आपके ऊपर कुछ गलत काम हुए हैं, तब आप चुप बैठेंगे तो आप याद रखिए वही क्रिमिनल और 100 और 1000 लोगों के ऊपर क्राइम करेगा। तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, कानून की मदद लेना जरूरी है। और कानून के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा रेमेडीज है। अभी जो नया बीएनएस इंडियन पीनल कोड के बगैर जो आए हैं, उसके अंदर भी आपके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है जो आप उसका मदद ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी आपका मिनिमम 2 प्रोविजंस है जो इमीडिएटली मैं बोल सकती हूँ, 66C और 66D, दोनों का भी आप मदद ले सकते हैं। और एक्सटॉर्शन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फोर्जरी, ये सब तो बीएनएस के अंदर जाएगा। हर स्कैम में ये सब प्रोविजंस ज्यादातर इस्तेमाल होता है। समाधान की ओर फोकस करना होगा। तमाम चीज़ें हैं, मतलब चुनौतियां ज़्यादा हैं। मतलब ये जो आपने अभी डिस्कशन देखा, जो संजय सहाय सर बात किए, नपीनाई जी ने बात की, उसमें हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा है। मतलब आपके पास चुनौतियां ज़्यादा हैं, समाधान कम है। तो समाधान पे फोकस करते हैं। जी विमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। विमल जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मैं जैसा कह रहा था कि साइबर फ्रॉड में चैलेंजेस बहुत हैं। मतलब
बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि लोग अवेयर भी हैं, फिर भी उनके साथ चीजें हो जा रही हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आप क्या देख रहे हैं? क्या वो अवेयरनेस की है, या आपको लग रहा है कि चूंकि आज पूरी दुनिया एक डिवाइस में कैद हो चुकी है, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने हमसे हो ही जाती हैं जो एक्सेस दे देती हैं? Regarding this, lot of things are been like victim is not coming one of the part at first, and police is doing some kind of task where that should be very clear subject that the person came to the cyber incident. They need to follow some kind of steps, standard operating procedures, and also some kind of data should be collected from the client and to register the FIR and to proceed for the next steps of the things. And also they should be very cyber forensics also, they have to be very clean in action, because the police is doing such kind of thing like they are just sending the information to the concerned honorable banks. Those banks have been stopping the accounts and something, in which while a lot of time gap has been happening while reporting to the client, reporting to the cybercrime portal, and this was happening in a very long time. And this one cyber forensics has to be आपको रोक रहा हूं चूंकि ये शो पूरा हिंदी दर्शकों के लिए है, तो अगर आप हिंदी में जानकारी दे पाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई इंसिडेंट रहा, कोई आया तो आप तुरंत आप इमीडिएटली, ऐसा होता है कि गोल्डन आवर होता है, जैसा कि 30 मिनट्स और विद इन 2 hours ऑफ टाइम पीरियड, इफ यू गो एंड कंप्लेन टू द 1930 पोर्टल and make the things like what are the type of transactions like UPI transactions, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग का है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड का है, वो सब आप जानकारी 1930 और नहीं तो cybercrime.gov.in पोर्टल में दिए तो उसी वक्त में से ये सब कुछ फ्रीज होने का ज्यादा मामला होता है। अगर within the 2 hours if that happened, the account has been transferred from one channel to another channel, mean within 2 to 3 hours of time period, the entire amount which was scammed by any kind of victim, that was going to the cryptocurrency within 2 hours of time period. So fast report is one of the task, and also the police department कैसे कि कानून का भी बहुत सारे टाइम होता है, बहुत सारा केसेस होता है, उनको भी साइबर फोरेंसिक्स में कुछ होता है, इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई 1930 में पोर्टल में रिपोर्ट करता है, उसके परमिशंस लेके उसका मोबाइल को भी स्कैन करना पड़ेगा और उसका इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, कौन सा इंसिडेंट किया है, इस इंसिडेंट से इसका क्यों ऐसा हुआ है, और उसका कंप्लीट लॉग फाइल लेने के बाद ही वो रिपोर्ट लिया तो अच्छी बात है, बिकॉज सम काइंड ऑफ फेक एंड फॉल्स केसेस हैव बीन रिपोर्टिंग अर्लियर 2 days बिफोर इन दिस डेज। बाय दिस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट बीन हैपनिंग वेरी फास्टली as per we are able to see the things, and जो कभी विक्टिम होता है उसको भी फास्टली इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद इन सारे पहलुओं को एक तरह से न कि केवल अवेयरनेस के लेवल पे, बल्कि आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस लेवल पे भी सामने लाना होगा, और शायद जहां पर आपको राज्यवार हो, चाहे वो इलाके विशेष की बात हो जाए, आपको हर फ्रॉड के नेचर को समझते हुए उस हिसाब से लोगों के बीच कहीं ना कहीं जागरूकता फैलानी होगी। विमल जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आई नो आपकी कुछ कमिटमेंट है, लेकिन फिर भी आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जो नपीनाई मैम कह रही थी कि 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब फ्रॉड हो जाता है तो बड़ा थकाऊ प्रोसेस है, मतलब और तमाम चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होती हैं। एक लेमैन को कई बार ऐसा होता है कि अरे भाई, अगर बैंक फ्रॉड हुआ है तो चलें ब्लैंक में शिकायत कर दें, अगर कहीं और तरह का फ्रॉड हुआ है तो संबंधित जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ तक पहुँचें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिकवरी नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है, रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी जो कहीं ना कहीं नीड ऑफ द आवर हैं, जो आपको इस वक्त नज़र आती हैं?
देखिए, थकान तो प्रोसेस में ही है। थकान प्रोसेस में इसलिए है कि लोगों में थकान है और सिस्टम में थकान है। इनडिफरेंट है पूरा सिस्टम, अनरिस्पॉन्सिव है सिस्टम। तो हम वहां से शुरू करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेना है। आपने 1930 बनाया, 1930 के बैक में देर इज नो इंटीग्रेशन बाय विच देर इज अ इंस्टेंटेनियस, वो ब्लॉक नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पूरा फ्रॉड का सिस्टम है वो रियल टाइम और डायनेमिक होता है। रियल टाइम और डायनेमिक का मतलब है कि आपको कॉल आया, कॉल के बाद कोई लिंक आया, कोई डिजिटल अरेस्ट हुआ, वो चलता चला जाता है इन ए वेरी वेरी मैकेनिकल मैनर, जैसे नॉर्मल चीजें चलती है उस तरीके से। फ्रॉड होता है, फ्रॉड का आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहां तो दुनिया पूरी आपकी रुक जाती है। तो द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म दैट इज नॉट रियल टाइम, दैट इज नॉट डायनेमिक, दैट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। उसका मतलब क्या है कि जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, बैकएंड में जो जो काम होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। उसको यहां से वहां खबर भेजने का किसी के पास टाइम नहीं है, और उस तरीके से अगर आप जाएंगे तो वो नहीं हो सकता है। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में एक अगर बिजनेस लॉजिक ये लगा दिया जाए कि इतने के ऊपर का कोई भी अमाउंट ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में आने के बाद वो दूसरे अकाउंट में 1 घंटे नहीं जा सकता, 2 घंटे नहीं जा सकता। आप पैटर्न स्टडी कीजिए, आप एक कोई भी एआई टूल से पैटर्न स्टडी कीजिए, इतने कुछ जो अभी तक केसेस हुआ आपको क्लियर कर पैटर्न मिल जाएगा। वो पैटर्न को बीट करने के लिए फिर आएंगे, लेकिन वो पैटर्न तो आपको पता होगा वहां से शुरू करने के लिए। तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही एक मेजर प्रॉब्लम है, ऑन बोर्डिंग के साथ प्रॉब्लम है। आज भी जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग होता है, जो बैंक अकाउंट्स बनते हैं, उसमें कहीं कोई फिजिकल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहला ऑनबोर्डिंग, केवाईसी करीब करीब बेकारी हो गया है। तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग के साथ पुलिस वेरिफिकेशन ये एक्सट्रीमली मस्ट है। जो 24 लाख ये म्यूल अकाउंट्स बोल रहे हैं, वो तो अनाउंस करके हमें बता दें कि ये म्यूल अकाउंट्स हैं। तीसरा, एक हर चीज में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, कोई भी बिजनेस करे, अब मोर सो इन द आईटी एरिया, तो बिना सर्विस लेवल एग्रीमेंट का आपको काम करने नहीं दिया जा सकता है। अगर सर्विस लेवल एग्रीमेंट बैंक्स के साथ ये रहे कि 30 मिनट के अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए इन अ केस ऑफ अ डिजिटल फ्रॉड, ऑटोमेटिकली लायबिलिटी उन पे आता है। ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी आज के तारीख में जो एक्चुअली डिस्गाइज्ड क्रिमिनल्स हैं हु आर अलाउइंग दिस होल थिंग टू हैपन, वो हर एक समय एस्केप करते हैं, उनसे समाधान पूछा जाता है। एक्चुअली दे आर द प्रॉब्लम, वो समाधान नहीं दे सकते। प्रॉब्लम वही है तो वो समाधान कहां से देंगे। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर की हम इतनी बातें करते हैं, गोल्डन आवर के बीच में वो आदमी बैंक और टेलीकॉम और पुलिस के बीच में घूमता रह जाता है। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं बैंक्स वगैरह के बारे में नहीं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कनाइवेंस या कम से कम इंडिफरेंस क्लियर है। जहां तक पुलिस की बात है, ये जो पूरा जो सर्कुलर रूट है 1930 से यहां से वहां से जाके आप जाएंगे, तो जब तक हमारे पास सीआईडी में और स्टेट पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं उस समय तो सब कुछ निकल गया होता है। बैक एंड कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज बैक एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड बैक एंड कोलैबोरेशन। आप मेरे को बता दीजिए बैंक्स में, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कितना कुछ कोलैबोरेशन है। तो एक डायनेमिक रियल टाइम फ्रॉड का एक वेल ऑर्गेनाइज जो गैंग है, यहां से लेके कंबोडिया से लेके जो पूरा, उसके लिए हमें भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरीके के लोग चाहिए, उस तरीके का कैपेबिलिटी चाहिए। अभी तो हमारे पास एटीट्यूड ही नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 1930 या वो जो बनाए हैं, it is more to basically reporting mechanism. It is more of a reporting mechanism. मेरे को एक केस याद है अमेरिका का, इस तरीके का केस हुआ था, बैंकिंग के नहीं था, आई थिंक इट वाज टेररिस्ट है, कुछ दूसरा रिलेटेड केस था। उनका जो है 23 सेक्टर्स का इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस है होमलैंड सिक्योरिटी में। वो केवल इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेसेस से वो आदमी जो एस्केप कर रहा था, वो प्लेन में था, प्लेन को रोक के उसको उतारा गया। अनकनेक्टेड गोवा का जो अक्यूज है वो इंसिडेंट के 5 घंटे के बाद निकल गया। ये अक्यूज तो इंडिया में ही नहीं है, एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर साउथ ईस्ट एशिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 30%, 40%, 60% की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। ये हमें इस तरीके से निकल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। इट विल बी अ बिगर एपिडेमिक देन कोविड इटसेल्फ।
और जब तक हम एक अलग तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, द रूल्स आर नोन, बाकी कंट्रीज ने किया है, कहीं थोड़ी सक्सेस मिली है, कहीं ज्यादा मिली है, लेकिन जब तक हम नहीं शुरू करेंगे तब तक करना मुश्किल है। आपका 1930 सवाल के साथ आऊंगा रिपोर्टिंग और शायद हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे, एग्जाम्पल देने होंगे। मैं आपसे समझूंगा कि ऐसे कौन से देश हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं, या अगर हम भारत की बात करें, ऐसे आपको कौन से स्टेट नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन नपीनाई मैम, जरा दो चीजों पे मेरा मतलब, और ये सीधा कंज्यूमर से जुड़ा सवाल है। लोग के मन में एक सवाल आता है कि अगर उनके बैंक के नाम पे कोई फ्रॉड का मैसेज आ गया, ठीक है, उन्होंने लिंक क्लिक किया और उनके पैसे गायब हो गए। आजकल बैंकिंग वॉलेट कंपनियां हैं, उसके थ्रू कुछ अगर हो गया, तो फिर उनको कंपेंसेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब फिर आखिर इस मामले में नियम कानून कहते क्या है? आपने बहुत ही गंभीर बात शुरू की है। इसका तो ये टीवी शो तो काफी नहीं रहेगा सवाल के जवाब देने के लिए, मगर मैं थोड़ा कुछ तो शेयर करूंगी जरूर। जो आपने सवाल निकाला है का हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी किसको बेयर करना है? मगर पहले चीज जो है, आपको जो एसएमएस मिल रहा है वो तो बैंक के नाम पे मिल रहा है, बैंक से नहीं मिल रहा है। इसीलिए जिस बैंक का नाम इस्तेमाल किया गया है वो भी एक विक्टिम माना जाते हैं, मतलब उनकी नाम का गलत इस्तेमाल किए गए हैं करके माना जाते हैं। यूं समझ लीजिए, आपके नाम पे कोई कुछ गलत काम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना, कानून आपको तो दोषी मान सकते हैं। ये तो बस उतना ही हो सकता है कि पहले आपसे जानकारी होगा कि आपने किया कि नहीं, फिर ढूंढेंगे किसने एक्चुअली आपका नाम को गलत इस्तेमाल किया। वैसे ही होता है ये जो एसएमएस के पहले लेवल पे जब जानकारी होगा तो बैंक को शुरुआत से ही लायबिलिटी प्लेस करना सही नहीं होगा और वो कानून में भी नहीं होता है। फिर किसको हम लोग जवाबदारी मानेंगे? तो उसमें ये चर्चा होता है कि जब आपको एसएमएस मिल रहा है, आपके ऊपर एक स्कैम हो चुके हैं, उसको किसी ने फैसिलिटेट किया है क्या? वो बैंक के अंदर से कोई शायद ऑफिशियल्स उसमें मिला हुआ है क्या? आपके डेटा कहाँ से लीक हुआ है? आपकी तरफ कैसे आए थे? इसलिए मैं आपको पहले भी बोले थे कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री दोनों का भी रोल होता है ऐसे सब स्कैम्स में, क्योंकि पहले शुरुआत टेलीकॉम की तरफ से हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बहुत सारा नया अभी तरीकाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत का अभी आप देखेंगे ज्यादातर आपको जब कॉल्स आ रहे हैं उसी में आपको एक मैसेज आएगा सस्पेक्टेड स्पैम, सॉरी स्कैम कोई नहीं बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। तो उसी में आपको थोड़ा सा होशियारी दिखाना चाहिए। दूसरी चीज सबके लिए एक आपने जागृति के बात किए थे, तो एक जागृति का एक एडवाइस मैं अभी देना चाहती हूँ। कोई भी मैसेज आपको मिल रहा है उसमें जितना भी सीरियस चीज लिखे हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, म्यूचुअल फंड फ्रीज होएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, जो भी बता रहे हैं उसमें जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक मत कीजिए। आप तो आपके अकाउंट वेब ब्राउजर में से भी खोलकर चेक कर सकते हैं, कुछ नोटिस आया है वैलिड पॉइंट। और शायद हमें अगर कोई ऐसी चीज है जो फिशी नहीं भी है, उसको भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान की तरह देखना होगा। आपके फोन में कुछ भी आ रहा है, चाहे वो वैलिड प्लेटफॉर्म से आ रहे हों, चाहे वो उनमें किसी तरह का फिशीनेस आपको नजर नहीं आ रहा, उसके बावजूद पहली बार में आप उसको एक सवाल की तरह, शंका की नजर से देखिए, तब शायद आप बच पाएंगे। एक आखिरी सवाल के साथ मैं संजय सर आपके पास आना चाहूंगा। कौन से ऐसे देश हैं जो बड़ा एग्जाम्पल सेट कर पाए हैं, जो जिनका आप जिक्र कर रहे थे? ज्यादातर फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब स्टेट्स काफी आगे निकल गए हैं और बेसिकली उनका जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, उनके गाइडलाइंस और रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्लस लॉज भी स्ट्रांग है।
एक स्पेसिफिक कंट्री जो बहुत छोटी कंट्री है, एस्टोनिया, 2007-8 में वहां बहुत साइबर अटैक्स हुए। उसके बाद उन्होंने अपना जो है वहां से प्रयास शुरू किया, एंड टुडे इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस इन साइबर सिक्योरिटी लॉ, और एक्चुअली उसको कंट्रोल करने में, और वो ऑनलाइन वोटिंग से लेके तरह तरह की चीजें करते हैं। 123 कंट्रीज से वहां कंपनी शुरू किया जा सकता है। एस्टोनिया एकदम एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो यूके और यूएस में भी, यूएस का एक चीज मैं बता सकता हूं, कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड, साइबर से कनेक्टेड भी है और बाकी चीजों से भी कनेक्टेड या अनकनेक्टेड जैसे भी बोले। जब 9/11 के बाद उनका बेसिक प्रॉब्लम था इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो नीड बेस्ड, तो नीड बेस्ड को हटा के उन्होंने 23 डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को इंटीग्रेट किया, दैट इज नोन एज द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, और ये पूरे डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करके उसको रियल टाइम और डायनेमिक बनाया। उससे बहुत कुछ कंट्रोल हुआ, उसमें बैंकिंग डेटाबेसेस और 50 तरह के अदर डेटाबेसेस हैं। हमारे को पहला ये शुरू करना है कि हमें ब्लूप्रिंट बनाना है कि हमें किस रास्ते में जाना है, किस तरीके से जाना है। एंड ऑफ द डे रेस्पॉन्स हैज टू बी रियल टाइम डायनेमिक। वो बीमारी आई और तब इलाज शुरू करने की बजाय शायद जितनी तरीके से चीजें अपग्रेड हो रही हैं और जितने भी हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं उनको हिसाब से अपनी एक क्लियर पाथ की ओर बढ़ना होगा। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और अच्छी बात यह रही कि एक तरह से समाधान की ओर हमने ज्यादा फोकस किया। थैंक यू सो मच संजय सर। इसके साथ ही नबीना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने अमेजिंग इंसाइट्स देने के लिए। बहरहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।